जब जोगिंदर सिंह के अफसाने पाठकों द्वारा सराहे जाने लगे तो जोगिंदर सिंह के दिल में एक चाहत जागी कि वह मशहूर लेखकों, आलोचकों और शायरों को अपने घर आने की दावत दे। उसका ख्याल था कि वह इस तरह शोहरत में इजाफा होगा। खुद के बारे में जोगिंदर सिंह के बड़े अच्छे ख्याल थे। मशहूर लेखकों और शायरों को अपने घर बुलाकर उनकी आवभगत करने के बाद जब वह अपनी बीवी अमृत कौर के पास बैठता तो कुछ देर के लिए बिल्कुल भूल जाता कि उसका काम डाक खाने में चिट्ठियों का देखभाल करना है। पटियाला फैशन में रंगी हुई अपनी 3 गजी पगड़ी उतारकर जब वह उसे एक तरफ रख देता तो उसे ऐसा महसूस होता कि उसके लंबे लंबे काले बालों के नीचे जो छोटा सा सर छुपा हुआ है उसमें प्रगतिशील साहित्य कूट कूट कर भरा है। इस एहसास से उसका दिल, दिमाग और अहम अजीब से सुकून से लबरेज हो जाता और अपने बारे में उसका यह यकीन और पक्का हो जाता कि दुनिया में जितने अफसाना निगार और अवलंब निगार हैं वे सब के सब उससे एक बड़े ही मीठे रिश्ते में बंधे हैं। अलबत्ता जोगिंदर सिंह की पत्नी अमृत कौर की समझ में ये बात ना आती थी कि उनका जोगिंदर जब भी किसी को दावत पर घर बुलाता है तब उससे हर बार ये क्यों करता है, अम्बो यह तो आज की चाय पर आ रहे हैं, हिंदुस्तान के बड़े शायर हैं, समझी, बहुत बड़े अदीब, देखो उनकी आवभगत में कोई कसर बाकी ना रहे। आने वाला कभी हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शायर होता या बहुत बड़ा अफसाना नगीर, इससे कम दर्जे के आदमी का वह कभी घर बुलाता ही ना था। इतना ही नहीं, दावत में ऊंची ऊंची आवाज में जो बातें होती थी उनका मतलब वह आज तक नहीं समझ सकी थी। उस बातचीत में तरक्की पसंद की आम चर्चा होती थी। इस तरक्की पसंदगी का मतलब भी अमृत कौर की समझ में ना आता था। एक बार जब जोगिंदर सिंह ने एक बहुत बड़े कहानीकार को चाय पिलाकर छुट्टी पाई और अंदर रसोई में आकर बैठा तो अमृत कौर ने पूछा, ये मुझे तरक्की पसंद क्या है? जोगिंदर ने पगड़ी समेत अपने सर को हल्के से हिलाया और कहा, तरक्की पसंदगी, इसका मतलब तुम तुरंत नहीं समझ सकोगी। तरक्की पसंद उसे कहते हैं जो तरक्की पसंद करे। हिंदी में तरक्की पसंद को प्रगतिशील और अंग्रेजी में प्रोग्रेसिव कहते हैं। वही अफसाना निगीर जो अफसानों में तरक्की चाहते हो उनको तरक्की पसंद अफसाना नगीर कहते हैं। इस वक्त हिंदुस्तान में सिर्फ 3-4 तरक्की पसंद अफसाना निगार हैं। इनमें मेरा नाम भी शामिल है। जोगिंदर सिंह की आदत थी कि वह अंग्रेजी लफ्जों पर फकीरों से अपने ख्याल जाहिर करता था। उनकी आदत पक कर अब उसका मिजाज बन गई थी, इसलिए वह बेझिझक एक ऐसी मशहूर अंग्रेजी नवल निगारों के अच्छे अच्छे चुस्त फकीरों पर टिकी थी। आम बातचीत में वह 50% अंग्रेजी शब्दों और अंग्रेजी किताबों से चुने हुए फकीरों का इस्तेमाल करता था। अफलातून को वो हमेशा प्लेटा कहता था। इस तरह अस्तुत और एरिस्टोटल, डॉक्टर सिगमंड फ्रायड, स्पोनहावर और नीत्शे की चर्चा पर वह अपनी हर अहम बातचीत में किया करता था और बीवी से बात करते वक्त वह इस बात का खास ध्यान रखता था कि बातचीत में अंग्रेजी लफ्ज और ना उन फिसलसाफियों के नाम ना आ पाए। जोगिंदर सिंह से जब उनकी बीवी ने तरक्की पसंदगी का मतलब समझा तो उसे बड़ी मायूसी हुई, क्योंकि उसका ख्याल था कि वह तरक्की पसंदगी की कोई बड़ी चीज होगी जिस पर वह बड़े बड़े शायर और अफसाना निगार उसके जोगिंदर के साथ मिलकर बहस करते रहते हैं। फिर जब उसने यह सोचा कि हिंदुस्तान में सिर्फ 3-4 तरह की पसंद अफसाना निगार हैं तो उसकी आंखों में चमक पैदा हो गई। यह चमक देखकर एक लंबी लंबी सी मुस्कुराहट होठों में कप आए। अम्बो, तुम्हें यह सुनकर खुशी होगी कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा आदमी मुझसे मिलने की इच्छा रखता है। उसने मेरे अफसाने पढ़े हैं और बहुत पसंद किए हैं। अमृत कौर ने पूछा, ये बड़ा आदमी कोई सचमुच बड़ा आदमी है या आपकी तरह सिर्फ कहानियां लिखने वाला है? जोगिंदर ने जेब से एक लिफाफा निकाला और दूसरे हाथ से उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, कहानीकार तो है ही, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी जो उसकी ना मिटाने वाली शहरत के पीछे है कुछ और ही है। क्या खूबी है? वह एक आवारागर्द है।
आवारागर्द? हाँ, वह एक आवारागर्द है जिसने आवारागर्दी को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। वह सदा घूमता रहता है, कभी कश्मीर की ठंडी घाटियों में होता है और कभी मुल्तान के तपते मैदानों में, कभी श्रीलंका में तो कभी तिब्बत में। अमृत कौर की दिलचस्पी बढ़ गई, मगर वह करता क्या है? गीत इकट्ठे करता है, हिंदुस्तान के हर हिस्से के गीत, पंजाबी, गुजराती, मराठी, पेशावरी, सरहदी, कश्मीरी, मारवाड़ी। हिंदुस्तान में जितने जवानों में बोली जाती है, उनके जितने गीत उसको मिलते हैं इकट्ठा कर लेता है। इतने गीत इकट्ठा करके क्या करेगा? किताबें छापता है, मजमून लिखता है, ताकि दूसरे भी ये गीत पढ़ सकें। कई रसालों में उसके मजमून छप चुके हैं। गीत इकट्ठा करना और सलीके से उनको पेश करना कोई मामूली काम नहीं है। वह बड़ा आदमी है अम्बो, बहुत बड़ा आदमी। और देखो, उसने मुझे कैसा खत लिखा है। यह कहकर जोगेंद्र सिंह ने अपनी बीवी को वह खत पढ़कर सुनाया, जो हरिंदर नाथ परमार्थी ने उसको अपने गांव से डाकखाने के पते पर भेजा था। उस खत में हरिंदर नाथ परमार्थी ने बड़ी मीठी भाषा में जोगिंदर सिंह के अफसानों की तारीफ की थी और लिखा था कि आप हिंदुस्तान के तरक्की पसंद और अफसान 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 निगार हैं। यह फिकरा पढ़कर जोगिंदर सिंह ने कहा, लो देखो, परमार्थी साहब जी भी लिखते हैं कि मैं तरक्की पसंद हूँ। जोगिंदर सिंह ने पूरा खत सुनाने के बाद एक दो लम्हे अपनी बीवी की ओर देखा। फिर इसका असर मालूम करने के लिए पूछा, क्यों अमृत कौर, आपने? जोगिंदर की तीखी नजर की वजह से कुछ झेप सी गई और मुस्कुराकर कहने लगी, मुझे क्या मालूम, बड़े आदमियों की बड़ी बातें बड़े आदमी ही समझ सकते हैं। जोगिंदर सिंह ने अपनी बीवी की इस अदा पर गौर नहीं किया। वह दरअसल हरिंदर परमार्थी को अपने घर बुलाने और उसे कुछ दिन ठहरने के बारे में सोच रहा था। अम्बो, मैं कहता हूँ परमार्थी साहब को दावत दे ही दी जाए। क्या ख्याल है तुम्हारा? लेकिन मैं सोचता यह हूँ कि क्या पता वह इनकार कर दे। बहुत बड़ा आदमी है, हो सकता है वह हमारी इस दावत को खुशकिस्मत समझे। ऐसे मौके पर वह बीवी को अपने साथ शामिल कर लिया करता था, ताकि दावत का बोझ दो आदमियों में बढ़ जाए। इसलिए जब उसने हमारी कहा तो अमृत कौर ने, जो अपने जोगिंदर सिंह की तरह बेहद भोली थी, हरिंदर परमार्थी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। हालांकि उसका नाम ही उसके लिए समझ में ना आने वाला था, और यह भी बात उसकी समझ से बाहर थी कि एक आवारागर्द गीत जमा करके कैसे मालूम बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। जब उससे यह कहा गया कि परमार्थी गीत इकट्ठा करता है, तो वह उसे अपने खोविंद की एक बात याद आ गई कि विलायत में लोग तितलियां पकड़ने का काम करते हैं और इस तरह काफी रुपया कमाते हैं। इसलिए उसका ख्याल था कि शायद परमार्थी ने गीत जमा करने का शौक विलायत के किसी आदमी से सीखा होगा। जोगिंदर सिंह ने फिर अपना शक जाहिर किया, हो सकता है वह हमारी इस दावत को खुशमात समझे। इसमें इसमें खुशमात की क्या बात है? और भी तो कई बड़े आदमी आपके पास आते हैं, आप उनको खत लिख दीजिए। मेरे ख्याल है कि वे आपकी दावत जरूर कबूल कर लेंगे। और फिर उनको भी तो आपसे मिलने की बहुत चाह है। हाँ, यह तो बताइए कि उनकी बीवी बच्चे हैं? बीवी बच्चे? जोगिंदर सिंह उठा। खत का मजमून अंग्रेजी में सोचते हुए उसने कहा, होंगे, जरूर होंगे। हाँ, हैं। मैंने उसके एक लेख में पढ़ा था, उसकी बीवी भी है और उसकी एक बच्ची भी है। यह कहकर जोगिंदर सिंह उठा। खत का मजमून उसके दिमाग में पूरा हो चुका था। दूसरे कमरे में जाकर उसने छोटे साइज का वह पैड निकाला जिस पर वह खास खास आदमियों का खत लिखा करता था, और हरिंदर परमार्थी के नाम उर्दू में दावतनामा लिखा।
यह उस मजमून का तजुर्बा था जो उसने अपनी बीवी से बात करते समय अंग्रेजी में सोचा था। तीसरे दिन परमार्थी का जवाब आ गया। जोगिंदर सिंह ने धड़कते हुए दिल से लिफाफा खोला। जब उसने पढ़ा कि उसकी दावत मंजूर कर ली गई है, तब उसका दिल और भी धड़कने लगा। उसकी बीवी अमृत कौर धूप में अपने छोटे बच्चों के केसों में दही डालकर मल रही थी कि जोगिंदर सिंह लिफाफा हाथ में लेकर उसके पास पहुंचा। उन्होंने हमारी दावत कबूल कर ली है। कहते हैं कि वह लाहौर में वैसे भी एक जरूरी काम से आ रहे थे। अपनी नई किताब छपवाना चाहते हैं। और हाँ, उन्होंने तुमको अदाब लिखा है। अमृत कौर इस ख्याल से बड़ी खुश हुई कि इतने बड़े आदमी ने उस जिसका काम गीत इकट्ठा करना है, उसका अदाब भेजा है। उसने मन ही मन में वह गुरु का धन्यवाद दिया कि उसका ब्याह ऐसे आदमी से हुआ है जिसको हिंदुस्तान का हर बड़ा आदमी जानता है। सर्दियों का मौसम था। नवंबर के शुरू के दिन थे। जोगिंदर सिंह सुबह 7 बजे जग गया था और देर तक बिस्तर में आंखें खोल पड़ा रहा। उसकी बीबी अमृत कौर और उसका बच्चा दोनों लिहाफ में लिपटे हुए पास वाली चारपाई पर खड़े पड़े थे। जोगिंदर ने सोचना शुरू ही किया कि परमार्थी से मिलकर उसे कितनी खुशी होगी, और खुद परमार्थी को उससे मिलकर यकीन ही बड़ी खुशी होगी, क्योंकि वह हिंदुस्तान का नौजवान अफसाना निगार और तरक्की पसंद अदीब है। परमार्थी से वह हर मजमून पर बात करेगा, गीतों पर, देहाती बोलियों पर, अफसानों पर और लड़ाई की नई हालात पर। वह उनको बताएगा कि दफ्तर का एक मेहनती क्लर्क होने पर भी वह कैसे अच्छा अफसाना निगार बन गया है। क्या वह अजीब सी बात नहीं कि डाकनामे चिट्ठियों को देखभाल करने वाला आदमी आर्टिस्ट हो। जोगिंदर सिंह को इस बात का बड़ा नाज था कि डाकखाने में 6-7 घंटे मजदूरों की तरह काम करने के बाद भी वह इतना वक्त निकाल लेता है कि एक मासिक रसीले का संपादन करता है और 2-3 रिसालों के लिए हर महीने एक एक अफसाना भी लिखता है। दोस्तों को हर महीने जो लंबी चौड़ी चिट्ठियां लिखी जाती थी, वह अलग। देर तक वह बिस्तर पर लेटा तस्वूर हो ही तस्वूर में हरिंदर परमार्थी ने अपना पहली मुलाकात की तैयारी करता रहा। जोगिंदर सिंह ने उसके अफसानों और मजमून पढ़े थे और उसका फोटो भी देखा था। किसी के अफसानों को पढ़कर और फोटो देखकर वह आम तौर पर यही महसूस किया करता था कि उसने उस आदमी को अच्छी तरह जान लिया है। लेकिन हरिंदर परमार्थी के मामले में उसको अपने ऊपर यकीन ना होता था। कभी उसका दिल कहता था कि परमार्थी उसके लिए बिल्कुल अजनबी है। उसके अफसाना निगार दिमाग में कभी कभी परमार्थी एक ऐसे आदमी के रूप में सामने आता जिसने कपड़ों के बदले अपने जिस्म पर कागज लपेट रखे हों। जब वह कागजों के बारे में सोचता तो उसे अनारकली की वह दीवार याद आ जाती जिस पर सिनेमा के पोस्टर ऊपर तले इतनी तादाद में चिपके हुए थे कि एक और दीवार बन गई थी। जोगिंदर सिंह बिस्तर पर लेटे देर तक सोचता रहा कि अगर वह ऐसे ही आदमी निकला तो उसको समझाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बाद में जब उसको दूसरों को जल्द समझ लेने की अपनी खूबी का ख्याल आया, तो उसकी मुश्किलें आसान हो गई और वह उठकर परमार्थी के स्वागत की तैयारी में लग गया। खतों किताबत से यह तय हो गया था कि परमार्थी खुद जोगिंदर सिंह के मकान पर चल आएगा, क्योंकि परमार्थी यह तय नहीं कर सका था कि वह बस से सफर करेगा या रेल से। फिर भी वह बात तो यकीनी तौर पर तय हो गई थी कि जोगिंदर सिंह सोमवार को डाकखाने से छुट्टी लेकर सारा दिन अपने मेहमान का इंतजार करेगा। नहा धोकर और कपड़े बदलकर जोगिंदर सिंह देर तक रसोई में अपनी बीवी के पास बैठा रहा। दोनों ने चाय देर से पी, इस ख्याल से कि शायद परमार्थी आ जाए। लेकिन जब वह नहीं आया तो उन्होंने केक वगैरह संभाल कर अलमारी में रख दिया और खुद खाली चाय पीकर मेहमान के इंतजार में बैठ गए।
जोगिंदर सिंह रसोई से उठकर अपने कमरे में चला गया। आईने के सामने खड़े होकर जब उसने अपनी दाढ़ी के बालों में लोहे के छोटे-छोटे क्लिप अटकने शुरू किए ताकि वे नीचे की ओर तय हो जाएं, तभी बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। दाढ़ी को वैसे ही अधूरी हालत में छोड़कर उसने ड्योढ़ी से दरवाजा खोला। जैसे कि उसको मालूम था, सबसे पहले उसकी नज़र परमार्थी की घनी काली दाढ़ी पर पड़ी, जो उसकी अपनी दाढ़ी से 20 गुना बड़ी थी, बल्कि उससे भी कुछ ज़्यादा। परमार्थी के होंठ पर जो बड़ी-बड़ी मूंछों के अंदर छिपे हुए थे, मुस्कुराहट पैदा हुई। उसकी एक आंख जो जरा टेढ़ी थी, ज़्यादा टेढ़ी हो गई। उसने बालों की लटों को एक तरफ झुकाकर अपना हाथ, जो किसी किसान के हाथ मालूम होता था, जोगिंदर सिंह की ओर बढ़ा दिया। जोगिंदर सिंह ने जब उसके हाथ की मजबूत गिरफ्त महसूस की और उसको परमार्थी के चमड़े का वह थैला नजर आया, जो किसी गर्भवती औरत के पेट की तरह फूला हुआ था, तो वो बड़ा प्रभावित हुआ और सिर्फ इतना कह सका, परमार्थी जी, आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई। परमार्थी को आए अब 15 दिन हो चुके थे। उसके आने के दूसरे दिन ही उसकी बीवी और बच्ची भी आ गई। ये दोनों परमार्थी के साथ ही गांव में आए थे, पर दोनों दिन के लिए मजंग में दूर के एक रिश्तेदार के यहाँ ठहर गई थी। और चूंकि परमार्थी ने उस रिश्तेदार के पास उनका अधिक देर तक का ठिकान ठहरना ठीक नहीं समझा था, इसलिए उन्हें अपने पास बुलवा लिया था। परमार्थी अपने साथ सिवा उसे फूले हुए बैग के कुछ न लाया था। सर्दियों के दिन थे, इसलिए दोनों अफसाना निगार एक ही बिस्तर में सोए। जोगिंदर सिंह का ख्याल था कि परमार्थी की बीवी बिस्तर ले आएगी, पर जब वह सिर्फ एक कंबल लाई तो उन माँ बेटी के लिए भी नाकामी था। जो जोगिंदर सिंह ने पहले की तरह परमार्थी के पास एक ही लिहाफ में सोते रहने का फैसला कर लिया था और अपने इस फैसले पर फख्र भी महसूस किया। पिछले 4 दिन बड़ी दिलचस्प बातों में बीते। परमार्थी ने अपने अफसानों की तारीफ सुनकर जोगिंदर सिंह बहुत खुश हो रहा। उसने अपनी एक अफसाना जो अभी छापा न था परमार्थी को सुनाया। परमार्थी ने उसकी बड़ी तारीफ की। 2 अधूरे अफसाने भी सुनाए, जिसके बारे में परमार्थी ने अच्छी राय जाहिर की। तरक्की पसंद अदब और बहस महू हिस्सा भी हो जाता रहा। दूसरे अफसाने निगारों में के अफसानों की खामियां निकल गई। नई और पुरानी शायरी का मुकाबला किया गया। किस्सा मुख्तसर यहाँ कि ये 4 दिन अच्छी तरह कटे और हरिंदर परमार्थी की खासियत से जोगिंदर सिंह बहुत प्रभावित हुआ। उसकी बातचीत का ढंग, जिसमें एक ही समय में बचपना और बुढ़ापा झलकता था, जोगिंदर को बहुत पसंद आया। उसकी लंबी दाढ़ी, जो उसकी अपनी दाढ़ी के 20 गुना अधिक बड़ी थी, उसके ख्यालों पर छा गई और बालों की लंबी लंबी लटें, जिनमें देहाती गीतों की रवानी थी और हर समय उसकी आंखों के सामने रहने लगी। डाक खाने में चिट्ठियों की देखभाल करने के दौरान भी परमार्थी के सर की वे काली काली लंबी लटें उससे भुलाई नहीं बनती। 4 दिन में परमार्थी ने जोगिंदर सिंह को मोह लिया। वह उसका भक्त हो गया। उसकी टेढ़ी आंख में भी उसको खूबसूरती नजर आने लगी। बल्कि एक बार तो उसने सोचा, अगर उसकी आंख में टेढ़ापन ना होता तो उसके चेहरे पर यह महात्मापन कभी पैदा ना होता। परमार्थी के मोटे मोटे होंठ जब उसकी घनी मूछों के पीछे हिलते, तो जोगिंदर ऐसा महसूस करता कि झाड़ियों में परिंदे चहक रहे हैं। परमार्थी होले होले बोलता था और बोलते बोलते जब वह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरता, तो जोगिंदर के दिल को बड़ी राहत मिलती। उसे ऐसा होता गया, उससे अपने दिल पर प्यार से हाथ फेरा जा रहा था। 4 दिन तक जोगिंदर ऐसी फिजा में रहा, जिनको अगर वह अपने किसी अफसानों में भी बयान करना चाहता तो ना कर पाता। अपनी बीवी के बारे में वह सोचता, जब परमार्थी चला जाएगा और सब ठीक हो जाएगा तो मेरी बीवी शादी नए सिरे से होगी। वह पुरानी जिंदगी, जिसको टाट की तरह से लोग इस्तेमाल कर रहे थे, वो लौट आएगी। मैं फिर अपनी बीवी के साथ सो सकूंगा
और इसके आगे जब मैं जोगिंदर सिंह सोचता तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते और उसके गले में कोई कड़वी सी चीज फंस जाती। उसका जी चाहता कि दौड़ा दौड़ा अंदर जाए और अमृत कौर को, जो कभी उसकी बीवी हुआ करती थी, अपने गले से लगा ले और रोना शुरू कर दे। पर ऐसा ऐसा करने से उसकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वह एक तरक्की पसंद अफसाना निगार था। कभी कभी जोगिंदर सिंह के दिल में यह ख्याल दूध के उबाल की तरह उठता और तरक्की पसंदगी की वह रजाई जो उसने ओढ़ रखी थी उतार फेंक और चिल्लाना शुरू कर दे, परमार्थी, तरक्की पसंद की ऐसी ही तैसी, तुम और तुम्हारे इकट्ठा किए गए गीत बकवास हैं। मुझे अपनी बीवी चाहिए, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें तो गीत में जज्ब हो चुके हैं, मगर मैं अभी नौजवान हूँ, मेरी हालत पर रहम करो, जरा सोचो तो। मैं जो 1 मिनट अपनी बीवी के बिना नहीं रह सकता, 25 दिनों से तुम्हारे साथ एक ही रजाई में सो रहा हूँ। क्या यह जुल्म नहीं? जोगिंदर सिंह बस खौल कर रह जाता। परमार्थी उसकी हालत देखकर हर शाम एक नया अफसाना उसे सुना देता और उसके साथ रजाई में सो जाता। जब 1 महीना बीत गया तो जोगिंदर सिंह का सब्र का बांध टूट गया। मौका पाकर बाथरूम में वो अपनी बीवी से मिला। धड़कते हुए दिल के साथ, इस डर के मारे परमार्थी की बीवी ना आ जाए, उसने जल्दी से उसे यूं चूमा जैसे डाक खाने में चिट्ठियों पर मोहर लगाई जाती है, और कहा, आज रात तुम जागती रहना। मैं तुम्हें परमार्थी से यह कहकर बाहर जा रहा हूँ कि रात को 2:30 बजे वापस आऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें जल्दी आ जाऊंगा, 12 बजे, पूरे 12 बजे। मैं हौले हौले दस्तक दूंगा, तुम चुपके से दरवाजा खोल देना और फिर हम, ड्योढ़ी बिल्कुल अलग 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 थलग है, लेकिन तुम एहतियात के तौर पर वहां दरवाजा जो बाथरूम की तरफ खुलता है बंद कर देना। बीवी को अच्छी तरह समझाकर जोगिंदर सिंह परमार्थी से मिला और उसे विदा लेकर चला गया। 12 बजने में 4 सर्द बाकी थे, जिनमें से 2 साइकिल पर इधर उधर घूमकर बिताए। उसके बाद अगले 2 घंटे बिताने के लिए वह अपने मकान के पास मैदान में बैठ गया और महसूस करने लगा कि वह रूमानी हो गया है। जब उसने सर्द रात की अंधियारी खामोशी का ख्याल किया तो उसे एक जानी पहचानी चीज मालूम हुई। ऊपर ठिठुरे हुए आसमान पर तारे चमक रहे थे, जैसे पानी की मोटी मोटी बूंदें जमकर मोती बन गई हो। कभी कभी रेलवे इंजन की चीख खामोशी को छेड़ देती और जोगिंदर सिंह का अफसाना निगार दिमाग यह सोचता कि खामोशी बर्फ का बहुत बड़ा ढेला है और सीटी की आवाज वह कील है जो उसकी छाती में धंस गई है। बहुत देर तक जोगिंदर एक नए किस्म के रुमान को अपने दिल और दिमाग में फैलाता रहा और रात की अंधियारी खूबसूरतियों को गिनता रहा। अचानक इन ख्यालों से चौंक कर उसने घड़ी में वक्त देखा तो 12 बजने में 2 मिनट बाकी थे। उठकर उसने घर का रुख किया और दरवाजे पर होले से दस्तक दी। 5 सेकंड बीत गए, दरवाजा नहीं खुला। एक बार फिर उसने दस्तक की दरवाजा खोला। जोगिंदर सिंह ने हेलो होले से कहा, अम्बो। इसके बाद जब जब नजरें उठाकर देखा तो अपने सामने अमृत कौर की जगह परमार्थी को खड़ा हुआ पाया। अंधेरे में जोगिंदर सिंह को ऐसा महसूस हुआ कि परमार्थी की दाढ़ी इतनी लंबी हो गई है कि जमीन छू रही है। फिर उसको परमार्थी की आवाज सुनाई दी, तुम जल्दी आ गए। चला, यह भी अच्छा हुआ। मैंने अभी एक कहानी खत्म की है, आओ सुनो।